पिछले क्लास में हमने पढ़ा था केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय। यानी ये 1 से 12 तक होता है। इसमें केंद्र में जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनके बच्चों के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनका समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर ट्रांसफर होगा तो उनके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी या छूट जाएगी। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाना पड़े ट्रांसफर होके तो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो एक रंग का हो, एक समान हो। इसलिए उसको केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय हमने पढ़ लिया था। अभी हमको जानना है राजकीय विद्यालय के बारे में। नहीं, तो राजकीय विद्यालय की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय। तो पहला होता है राजकीय उच्च विद्यालय। इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है और ये लड़कों लड़कियों के लिए साथ होती है, एक साथ शिक्षा दी जाती है। अर्थात लड़का के लिए भी होता है और लड़के के लिए भी होता है। तो ये राजकीय उच्च विद्यालय हो गए। अगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, ये 6 से 12 तक के लिए होता है। यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक होता है। ये जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होते हैं जिसमें छात्र और छात्रा के लिए स्व शिक्षा का प्रावधान है। नहीं, मतलब सबको समान शिक्षा देने की बात है। और इस विद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग विद्यालय की भी व्यवस्था है। मतलब बहुत सारे हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र छात्राएं साथ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं, बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पे छात्र और छात्राएं अलग अलग बैठ के पढ़ते हैं या अलग अलग उनको व्यवस्था है, या अलग अलग स्कूल ही हैं। मतलब गर्ल्स में केवल गर्ल्स जाते हैं और बॉयज में सिर्फ बॉयज जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा संचालन राज्य शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय जो होता है ना, उसका संचालन जो होता है राज्य शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा संचालन करने के लिए जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी नियुक्त की जाती है। वह जिला स्तर पर शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यों को देखता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय को प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व शिक्षा सचिवालय माध्यमिक तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो ये रही बात। अब गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय भी 2 प्रकार के होते हैं। गैर सरकारी का मतलब होता है जो सरकार का नहीं होता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदान प्राप्त विद्यालय और दूसरा होता है अनुदान रहित विद्यालय। ठीक है? तो एक ऐसे विद्यालय होते हैं जिनका होता तो सरकार का निजी है, मतलब सरकार का नहीं होता है। वो या किसी निजी होता है या किसी संस्था का होता है। ठीक है? लेकिन इसका प्रशासन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसका जो स्थापना है या तो कोई प्रशासन करता है या कोई करता है। इस विद्यालय को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर नियमों का पालन करेगा, उसका सारा चीज़ उसका फॉलो करेगा, उसका सारा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा, उसको पैसा मिलता है। उसको बोलते हैं हम अनुदान प्राप्त विद्यालय। यानी वैसा विद्यालय जो सरकार के नियमों का पालन करे और उसके गाइडलाइन को फॉलो करे और उसके सभी नियमों का पालन करे, तो उसको सरकार की ओर से पैसा मिलता है और उसके मेंटेनेंस के लिए, खर्च के लिए। लेकिन उसको चलाने वाले आदमी प्राइवेट आदमी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं। बात करें अनुदान रहित मान्यता प्राप्त विद्यालय, तो कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिनको किसी कारण से उनको मान्यता प्राप्त सरकार से नहीं हो पाई है, पूरा क्राइटेरिया फुल नहीं हो पाया है। आप जानते हैं ना कि एक विद्यालय होने के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे में एक कमरा अच्छा होना चाहिए, कमरा का साइज होना चाहिए। उसके अलावा फील्ड होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए और लैब होना चाहिए, कमरा की संख्या होना चाहिए। यानी बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद ही कोई भी बोर्ड होता है उसको अप्रूव करता है स्कूल कॉलेज को। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर किसी के पास नहीं होता है या नहीं मिल पाता है, तो ऐसे स्कूल या कॉलेज जो होते हैं एफिलिएटेड नहीं हो पाते हैं। उनको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है, उनका उनका मतलब मान्यता भी बोर्ड द्वारा नहीं होता है। अर्थात जो भी स्कूल बड़े-बड़े स्कूल है, अगर वो 9th-10th पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम अगर उनमें होना है, तो समझिए कि वो एफिलिएटेड स्कूल होंगे। छोटा-मोटा जो गाँव वगैरह में स्कूल होते हैं, वो एफिलिएटेड नहीं होते हैं, वो सीधे अपना प्राइवेट से पढ़ा रहे होते हैं।
उनको 9th-10th करने के लिए बड़े स्कूल में भेजना होता है या फिर उसको यहाँ से नाम आउट करके काट के या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है। तो ये हो गया अनुदान रहित, मतलब अनुदान रहित का मतलब इसमें अनुदान सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे स्कूल क्या, सभी स्कूल में 10% गरीब विद्यार्थियों को रखना है। यानी पूरे विद्यार्थी की क्षमता से 10% गरीब विद्यार्थियों को रखना है, जिसका खर्चा जो है 10% का सरकार अपने ओर से देती है। बस पूरा भारत में जितने भी स्कूल है, बड़े से बड़ा स्कूल, छोटा से छोटा स्कूल, सभी स्कूल में 10% गरीब बच्चों को पढ़ाना है, जो फ्री में पढ़ाना है, उसका पैसा जो होता है सरकार वहन करती है। नहीं, तो ये भी अच्छी बात है। ये हो गई हमारी बात। अब दूसरा है मान्यता रहित विद्यालय। देखिए, मान्यता रहित का मतलब होता है जिसको मान्यता ही नहीं मिला हो। एक तो हो गया कि मान्यता 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 मिला हुआ है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एक पैसा वाला, एक बिना पैसा वाला। यानी दोनों जो है, ये भी मान्यता वाला स्कूल है। मान्यता मिला हुआ है, यानी सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसमें सरकारी पैसा मिलता है। इसमें क्या है, ये भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन अनुदान रहित है, मतलब इसको अनुदान नहीं मिलता है। हैं, तो ये दोनों है। अब जानते हैं मान्यता रहित विद्यालय, अब उसका मान्यता ही नहीं हो। इस प्रकार के विद्यालय विद्यालय न जो मान्यता प्राप्त है और न ही अनुदान प्राप्त होता है, क्योंकि न तो वे शैक्षिक अवस्थाओं को पूरी करते हैं, न ही आवश्यक साधनों की। अब मान्यता किसको नहीं मिलती है? जो शैक्षिक आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करते हैं। जो जो उनकी आवश्यकताएँ हैं स्कूल होने के लिए, एक स्कूल बनने के लिए जो-जो उसके नीड है, वो नहीं पूरा होता है। इस वजह से भी मतलब उनको मान्यता नहीं मिलता है। इस प्रकार के विद्यालयों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए था। मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसा विद्यालय है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो विद्यार्थी को सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को या वैसे मतलब स्कूल को क्या करना चाहिए कि हमको उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? ये मान्यता रहित विद्यालय हो गया। गाँव देहात में बहुत 1 टू 5 तक जो स्कूल होते हैं, मैक्सिमम कोई भी मान्यता लिए नहीं रहते हैं, सीधे अपना चला रहे होते हैं। मान्यता क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनको एक क्राइटेरिया के हिसाब से वो फॉलो नहीं करते हैं। जिससे में जितने भी स्कूल है, उसमें आप बिना ट्रेनिंग किए हुए पर नहीं पढ़ा सकते। नियम तो यही कहता है कि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तब तक आप नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी टीचर ट्रेनिंग। चाहे एनटीटी हो, डीएड हो, बीएड हो, पहला बात ये है। उसके लिए एक कमरा होना चाहिए, 20 कमरा होना चाहिए, ऑफ़िस होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। मतलब ये सारे चीज़ होना चाहिए, तभी एक स्कूल को मान्यता मिलता है। ये सब नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को उसमें नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया स्कूल के बारे में कि स्कूल कितने प्रकार के होते हैं, स्कूल में कौन-कौन से लोग मत करते हैं। ये बात आपको जान गए कि जितने भी कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल भी है या प्राइवेट कॉलेज भी है, उसको पैसा सरकारी ओर से मिलता है, सरकार की ओर से मिलता है। ये बात आप जान गए। बच्चों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए गृह व विद्यालय का सहयोग या परिवार विद्यालय का सहभागिता या परिवार विद्यालय में परिवार की सहभागिता को विकसित करने का उपाय। देखिए, ये कह रहा है किसी बच्चों को अगर उसको उन्नत करना है शिक्षा में उन्नत करना है, तो उसको सबका साथ लेना पड़ेगा। विद्यालय को लेना पड़ेगा, घर का सहयोग लेना पड़ेगा, सहभागिता लेनी पड़ेगी, परिवार की सहभागिता लेनी पड़ेगी। तो क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। शिक्षा की संस्थाओं में विद्यालय एवं परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है, तो परिवार अनौपचारिक है। अब ये जान जाइए, विद्यालय कैसी संस्था है? औपचारिक संस्था है और परिवार कैसा है? अनौपचारिक संस्था है। औपचारिक का मतलब होता है जहाँ सब कुछ लिखा मतलब एक फिक्स होता है कि वहाँ पर ये होना है, ये होना है। लेकिन परिवार में भी लोग पढ़ता है, परिवार में भी लोग सीखता है, लेकिन उसमें फिक्स नहीं होता है कि हाँ, इतने बजे से पढ़ने बैठना है, इतने बजे छुट्टी होगा। क्या है? तो स्कूल में होता है ना, घर में तो होता नहीं है। तो जहाँ भी सब कुछ एक नियम से हो, कानून से हो, उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक। और जहाँ भी कोई नियम ना हो, लेकिन हम सीखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक। तो घर जो होता है, अनौपचारिक होता है और विद्यालय जो होता है, औपचारिक संस्था होता है। बच्चों में जिन संस्कारों की नींव रखने का कार्य प्रभाव करता है। अब ज अब बच्चे में जो नींव जो होता है, संस्कारों की नींव कौन शुरू करता है? तो परिवार ही करता है।
विद्यालय में उन्हें सुदृढ़ बनाते हैं। विद्यालय क्या करते हैं? उन्हें सुदृढ़ बनाते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं तथा विद्यालय जो कुछ ज्ञान बच्चों को देते हैं, परिवार उसके लिए प्रयोगशाला की भूमिका भी निभाते हैं। अब जो भी बच्चा सीख के आता है विद्यालय में, उसका ट्राई कहाँ करता है? घर पे ही करता है। तो घर क्या हो गया? बच्चा का प्रयोगशाला है, नहीं? तो घर, परिवार भी बच्चे को सीखने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए जब बच्चे आपके घर में पढ़ रहे हों, तो हमारा माहौल एक अच्छा, सुंदर होना चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल से जो सीख के आए, वो हमारे घर पर कर सके। बहुत सारे विद्यार्थी दिशाहीन हो जाते हैं कि उनको स्कूल के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है या सिर्फ घर के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है, तो बच्चा का चहुमुखी विकास नहीं हो पाता है। नहीं, तो विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कूल में जो भी होता है और उसके लिए घर में जो आते हैं तो बच्चा उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? घर में ही करते हैं। उनका प्रयोगशाला भी तो घर ही हो गया। तो स्पष्ट है कि भले ही एक शिक्षा के रूप में अपने दायित्व को अच्छी प्रकार से निर्वहन करने के लिए दोनों एक-दूसरे के सहयोग की अपेक्षित है। यानी अगर शिक्षा को वास्तव में बढ़ाना है, तो विद्यालय को परिवार का सहयोग लेना होगा और परिवार को विद्यालय का सहयोग लेना पड़ेगा। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक है, यानी एक विद्यालय भी और एक परिवार भी। तो विद्यालय में जितना ज़रूरत है, उतना ज़रूरत है कि परिवार की और विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, तो उतना ही अच्छा व्यवस्था आपके घर में भी रखना होगा। आपने अच्छा माहौल घर में ही रखना होगा, तब बच्चों का जो होता है सर्वांगीण विकास होगा। यानी विद्यालय और परिवार क्या है, एक-दूसरे के पूरक है। यानी शिक्षा में बच्चों को शिक्षा में विद्यालय और परिवार दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। और विद्यालय और परिवार में क्या सहयोग होगा? इसका अर्थ है कि शैक्षिक कार्य करने में विद्यालय परिवार के साथ सहयोग करे। यानी पढ़ने में शैक्षिक कार्य का मतलब होता है पढ़ने में विद्यालय भी सहयोग करे और परिवार भी सहयोग करे। विद्यालय के साथ-साथ परिवार भी कुछ काम करे, कुछ नियम बनाए, कुछ रेगुलेशन करे। जो भी चीज़ है वो विद्यालय भी करे और परिवार भी करे। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षा का उद्देश्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सके। यानी शिक्षा जो हो प्रभावशाली ढंग से हो सके। यानी प्रभावशाली कब होगा? जब उसको माहौल एक ढंग से मिलेगा। आप लोग सुनते होइएगा कि फलाना चीज़ फलाना लड़का खराब हो गया, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा माहौल नहीं मिल पाया। नहीं, माहौल का मतलब क्या हो गया? विद्यालय की बात हो रही है और यहाँ पर परिवार की बात हो रही है। विद्यालय भी एक माहौल क्रिएट करता है और परिवार भी एक माहौल क्रिएट करता है। परिवार का माहौल जो होता है अनौपचारिक होता है और विद्यालय का माहौल जो होता है औपचारिक होता है। नहीं, तो आज आप लोगों को थोड़ा-सा लेट हो गया था। नेट आज नहीं चल रहा है, क्लास रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएँगे। आज इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन घर व विद्यालय के सहयोग में विद्यालय की भूमिका क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फर्स्ट ईयर वाले के लिए गुड बाय, गुड नाइट।